चलिए अब हम लोग फिर आज जो है भारत में राष्ट्रवाद इतिहास फोर्थ चैप्टर पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एक पार्ट और इसमें और बच गया था। और लास्ट टॉपिक जो है आपको बताया गया था पिछले वीडियो में असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग देखे थे। असहयोग आंदोलन क्या है, इसके पहले हम लोग देखे आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, खिलाफत आंदोलन क्या था, चंपारण सत्याग्रह को देखे, ये सारी चीजों को हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो बच्चे जुड़े नहीं है वो फटाफट क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और लिंक को शेयर करेंगे। उसके बाद हम देखिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जुड़ जाइए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्योंकि जो भी है इसमें आपका टॉपिक जो है वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जुड़ जाएंगे। पहले के क्लास में यानी पहले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि फोर्थ चैप्टर जो है आपका भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ से 50% इतिहास का क्वेश्चन जो है 50% जो है इसी लेसन से जो है क्या किया जाता है, उठाया जाता है। इसलिए आप सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज का जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। वो सारे चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका टॉपिक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस पर हम लोग कुछ बातें समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में लिखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे बाबू, तो इसकी शुरुआत है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से हुआ था। दांडी यात्रा से हुआ था, ध्यान दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात किया जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इसमें शुरुआत होने के बाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से हुआ था, तो इस यात्रा में महात्मा गांधी जो है लगभग 23 से 24 दिनों का जो है क्या किए थे, पैदल यात्रा प्रारंभ किए थे अपने साबरमती आश्रम से। देखिए अपने साबरमती आश्रम से लगभग 23 से 24 दिनों का पैदल यात्रा महात्मा गांधी प्रारंभ किए थे। और उसी यात्रा को प्रारंभ करते हुए महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र तट के किनारे पहुंचकर और नमक कानून को उन्होंने क्या कर दिए थे, भंग किए थे। तो आपको यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा है ना, दांडी यात्रा से हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा प्रारंभ कर और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र तट के किनारे पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को क्या कर दिया था, भंग कर दिया था। उसके बाद जो है बाबू ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने की अगर रीजन यानी कारण की बात करेंगे तो सबसे पहले कारण हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो मान लिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, आपसे पूछ दे 2 नंबर में, तो आप लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से
है ना, साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा प्रारंभ कर और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र तट के किनारे पहुंचकर वह नमक कानून को क्या कर दिए थे, भंग कर दिए थे। देखिए आगे आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अगर कारण की बात करेंगे तो देखिएगा बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अगर हम लोग कारण की बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहला कारण था 1927। अब 1927 ईस्वी में क्या हुआ था, ये सारे बात को हम लोग देखेंगे। पहले टॉपिक को लिख देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला कारण 1927, दूसरा कारण अगर हम लोग बात करेंगे तो 1928 और तीसरा कारण था बाबू इसका 1929। अब देखिए ये तीनों ईस्वी के बारे में हम लोग समझेंगे तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। अभी आपका सेंटअप एग्जाम कुछ दिन पहले हुआ था आपके स्कूल में, नजदीकी स्कूल में, उसमें से एक क्वेश्चन इसमें आया था कि बताइए भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था। तो इसी में हम लोग सीखेंगे। पहले ये आपको जानना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या था। तो पहला कारण था 1927, दूसरा कारण था 1928 और तीसरा कारण था बाबू आपका 1929। अब देखिए 1927 ईस्वी का जो ईस्वी है 1927, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण कैसे बना था। तो 1927 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1927 ईस्वी में क्या हुआ था। तो भारत में नए कानून निर्धारण के लिए 1927 की मैं बात कर रहा हूं, तो 1927 ईस्वी में भारत में नए कानून निर्धारण के लिए जो है जॉर्ज साइमन के अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, जॉर्ज साइमन के अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन का गठन किया गया था बाबू, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भारत 1927 ईस्वी में भारत में नए कानून के निर्धारण के लिए जो जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, है ना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या बना था, कारण बना था। अगर हम लोग बाबू 1928 ईस्वी की बात करेंगे तो 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन का क्या हुआ था, आगमन हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन सन 1928 ईस्वी में भारत में हुआ था, जिसके कारण भारत के एक प्रमुख नेता जिनका नाम है लाला लाजपत राय, उन्होंने नारा दिया था, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस नारा के बाद जो है ना भारत के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठी प्रहार से उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या बना था, कारण बना था। उसके बाद बाबू हम लोग 1929 की बात करेंगे तो 1929 ईस्वी में आप सभी जानते हैं कि 1929 ईस्वी में एक विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था और उस विश्वव्यापी आर्थिक संकट से सबसे प्रभावित देश जो था बाबू वो था अमेरिका। इसके बारे में, आर्थिक संकट के बारे में हम आपको विशेष रूप से 7वें लेसन में, जो बच्चे रेगुलर बैच किए होंगे, है ना, 7वां लेसन में आपको पढ़ना है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। उस चैप्टर में हमने आर्थिक संकट के बारे में जिक्र किया था कि जब कृषि, है ना, जब कृषि या व्यापार के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग, है ना, वो उत्पादित वस्तुओं की मांग कम और उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में अगर कमी कर दी जाती है या कमी होने लगती है तो उसी चीज को हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। और आर्थिक संकट की शुरुआत जो है बाबू 1929 ईस्वी में अमेरिका से हुआ था। इस संकट से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित देश था तो वो था आपका अमेरिका, लेकिन इसका प्रभाव जो है, आर्थिक संकट का प्रभाव हम लोग कह सकते हैं कि विश्व के, है ना, विश्व के, है ना, अन्य देशों पर कुछ ना कुछ इसका प्रभाव देखा गया था, जिसमें अपना देश भारत भी क्या थे, शामिल थे। तो 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट जो हुआ था और उस संकट से जो हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था कुछ ना कुछ प्रभावित हुई थी, तो उस अर्थव्यवस्था को प्रभावित, है ना, यानी कि उस अर्थव्यवस्था को प्रभावित जब हुआ था तो उस अर्थव्यवस्था के प्रभाव, है ना, अर्थव्यवस्था के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के सामने, लॉर्ड इरविन क्या था, अंग्रेजों का शासक था, उसके सामने महात्मा गांधी ने 11 सूत्री समझौते का मांग किया था, लेकिन
लॉर्ड इरविन जो है उनकी मांगों को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो अस्वीकार करने के बाद 1929 ईस्वी भी असहयोग आंदोलन का क्या बना था, कारण बना था। तो आप इसमें ध्यान देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 3 कारण 1927। यहां से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में नए कानून निर्धारण किस वर्ष किया गया था, या भारत में नए कानून निर्धारण के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1927 में। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का आगमन भारत में किस वर्ष हुआ था, तो 1928 ईस्वी में। और आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। और इस आर्थिक संकट से सबसे प्रभावित देश जो था बाबू, वो था आपका क्या, अमेरिका। चलिए, तो ये था 3 कारण। अब हम लोग देखेंगे परिणाम। देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अगर हम लोग परिणाम की बात कर ले, तो जो मैंने आपको बताया था असहयोग आंदोलन के 3 परिणाम, उसमें बताया गया होगा कि सभी विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेज एवं स्कूल त्याग करने या छोड़ने की अपील की गई थी। दूसरा, सभी सरकारी नौकरी छोड़ने का अपील किया गया था। और तीसरा जो है ना, विदेशी वस्तु को बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तु अपनाने की बात कही गई थी। सेम प्रोसेस यहां भी हम लोग देखेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का 3 परिणाम था। पहला परिणाम में आप लिख सकते हैं, सभी विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेज एवं स्कूल त्याग करने की अपील की गई थी, त्याग करने की अपील की गई थी। दूसरा पॉइंट आप परिणाम में लिख सकते हैं, सभी सरकारी नौकरियों को त्याग करने की अपील की गई थी। तीसरा बात अगर हम लोग बात करेंगे, तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर, विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तु अपनाने की बात कही गई थी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के हम आपको कारण बता दिए, परिणाम में 3 याद रखना है। पहला, सभी विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेज एवं स्कूल त्याग करने की अपील की गई थी। दूसरा, सभी सरकारी नौकरियों को त्याग करने या छोड़ने की अपील की गई थी। और तीसरा, विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तु अपनाने की बात कही गई थी। तो ये तीनों परिणाम में लिख लीजिए। चलिए, तो इसको हम मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है एक लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था। उस समझौता को हम लोग गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। तो चलिए हेडिंग हम लोग देंगे इसके बाद, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता। चलिए इसको हेडिंग दीजिएगा, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या है। ये आपको 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये घटना की अगर हम लोग बात करेंगे बाबू, तो ये घटना कब की है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। यानी कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है
12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से, है ना, साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा प्रारंभ किए थे, लगभग 23 से 24 दिनों का। और उस पैदल यात्रा करते हुए महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र तट के किनारे पहुंचकर और नमक कानून को उन्होंने क्या किया था, भंग किया था, जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चरमो अवस्था पर आ गया था, जिसके कारण और परिणाम अभी हमने आपको बताया। और उसी के उस घटना के बाद की घटना है ना, गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली समझौता। तो देखिए, गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली समझौता यानी कि इरविन और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में समझौता हुआ था। और वो समझौता क्या हुआ था कि जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंग्रेजी सरकार को अपने नीति बनाने से क्या किया था, बाधा डाला था, यानी रुकावट डालने लगा था, जिसके कारण महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 ईस्वी को, है ना, 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ था दिल्ली में। उसी समझौता को हम लोग गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कहते हैं। तो चलिए यहां पे आपको लिखना है, लिखना क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को अपना नीति बनाने पर बाध्य किया था, जिसके कारण महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली समझौता हुआ था। चलिए बाबू, आप लोग लिख लेंगे या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के बारे में पूछे 2 नंबर में, तो आप ये बात लिख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को, है ना, अपना नीति बनाने पर बाध्य किया था, जिसके कारण महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली समझौता हुआ था। उस समझौता को हम लोग गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। चलिए अगला टॉपिक हम लोग चौथा लेसन में देखेंगे, यानी भारत में राष्ट्रवाद जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें लास्ट क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे। वो है बिहार में, है ना, बिहार में किसान आंदोलन की अगर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले बाबू, तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2 ही नंबर में, और वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो कभी कभी पूछता है कि बिहार में किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे, बिहार में किसान आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करें, या बिहार में किसान आंदोलन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखे। तो देखिए, ये बिहार में किसान आंदोलन की अगर हम लोग बात करें, तो जब महात्मा गांधी का आगमन 1915 ईस्वी में, यानी कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई करने के बाद
अपने देश भारत में सन 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो लौटने के बाद जो है बाबू सबसे पहले महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के बाद जो है उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया था जिसके कारण उनके प्रति अपने देश के लोगों की, है ना, लोगों की भावनाएं जो थी वो आंदोलन के प्रति और महात्मा गांधी के प्रति जो है वो क्या होता गया था, बढ़ता गया था या उजागर होता गया था। क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसे कामों का निर्धारण या कार्यक्रमों का निर्धारण किया जा रहा था जिसका मतलब एक आम व्यक्ति भी आसानी पूर्वक क्या कर सकता था, समझ सकता था। तो जब ये सारे चीज किया गया तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन जो था, भारत में आगमन होने के बाद जो पहला सत्याग्रह था, पहला आंदोलन था, उस आंदोलन का नाम हम आपको बताए थे पहले वीडियो में, चंपारण सत्याग्रह। यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो था बाबू, वो उसकी शुरुआत जो है 1917 ईस्वी में ही किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले से। और उस चंपारण सत्याग्रह के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य हम आपको बताए थे कि उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वहां के जितने भी किसान थे, चंपारण के जितने भी किसान थे, वो सारे किसान को अंग्रेज जो है एक तीन कठिया प्रणाली के माध्यम से वहां के सभी किसानों को शोषण करता था। तीन कठिया प्रणाली के अंतर्गत वहां के किसानों को जोर जबरदस्ती से जो है उनके ही खेती पर अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी, जिससे वहां के किसानों की उर्वरा शक्ति जो खेत की था, भूमि का था, वो उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा था, कमता जा रहा था। जिसके कारण वहां के किसानों ने उसका विरोध किया, लेकिन अपने देश की सरकार जो है उनकी आवाजों को नहीं सुन पाया और उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। और नहीं कर पाया इसलिए उनकी आवाज को, यानी कि चंपारण के किसानों की आवाज को महात्मा गांधी ने अपने ऊपर लिया और उनके ही नेतृत्व में और वहां के किसान के सहयोग से चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया गया था 1917 ईस्वी में। देखिए, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, चंपारण सत्याग्रह जो है बाबू, वो बिहार की एक, है ना, बिहार की एक आंदोलन है जिसमें जो है ये चंपारण सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बिहार की आंदोलन थी, जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो किसानों के हित के लिए जो है कार्य किया गया था, समर्थन किया गया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से, बिहार के चंपारण जिले से किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी का अहम भूमिका रहा था, है ना। तो बिहार में किसान आंदोलन की बात करेंगे तो बाबू, बिहार में किसान आंदोलन के रूप में हम लोग चंपारण सत्याग्रह को भी देखते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से की गई थी, जिसमें उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेजों के द्वारा तीन कठिया प्रणाली के माध्यम से चंपारण जिले के सभी किसानों को जो शोषित किया जा रहा था, वो शोषण को क्या करना, समाप्त करना। अर्थात बिहार में किसान आंदोलन के बारे में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि बिहार में किसान आंदोलन के रूप में चंपारण सत्याग्रह है, जिसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर, है ना, तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर और चंपारण के सभी किसान को नील्हे खेती से क्या करना था, मुक्त करना था। क्योंकि वहां के किसानों की जो भूमि थी, उन सभी भूमि पर वहां जो अंग्रेज अपना कब्जा बनाए हुए थे तीन कठिया प्रणाली के माध्यम से, वो तीन कठिया प्रणाली के द्वारा जो है बाबू वहां के सभी किसानों को, यानी कि एक बीघा में कम से कम 3 कट्ठा, है ना, खेतों पर जो है नील की खेती करवाया जाता था, जिसके कारण उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति जो थी वो काफी दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा था, कमता जा रहा था। तो जिस भूमि की उर्वरा शक्ति अगर कम जाए तो उस पर हम लोग मनचाहा फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए वहां के किसानों ने क्या किया था, विरोध किया था। और ये चंपारण सत्याग्रह को भी हम लोग बिहार में किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य था तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर और नील्हे खेती से क्या होना, मुक्त होना। तो इसको आप भी लिख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य
तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर, जिसका मुख्य उद्देश्य तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर, जिसका मुख्य उद्देश्य तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर वहां के सभी किसानों को नील्हे खेती से मुक्त करना था। नील्हे खेती से मुक्त करना था। नील्हे खेती से मुक्त करना था। चलिए, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और पहले वीडियो में हम आपको बता दिए थे रॉलेक्ट एक्ट कानून क्या है। तो रॉलेक्ट एक्ट कानून जो है 1919 ईस्वी में पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके अंतर्गत बाबू भारतीय लोगों को बिना गलती बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें अपना बात कहने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। इसलिए काला भारतीय लोगों ने रॉलेक्ट एक्ट कानून को काला कानून भी कहा था। फिर पहले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में बताया गया था आपको असहयोग आंदोलन, फिर आपको हमने बताया था खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और आज ये टॉपिक जो है आपका यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, इसको हम लोग सब्जेक्टिव जो है पूर्ण रूप से देख लिए। अब उसी सब्जेक्टिव से रिलेटिव जो है कुछ टॉपिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है आपको फोर्थ लेसन से उसको हम बता देते हैं। जो हालांकि सारे चीज तो मैंने आपको बताया था, आप ऐसे भी सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें सारे चीज आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थोड़ा फोर्थ लेसन से, चूंकि ये जो आपका चैप्टर है बाबू वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का आगमन। तो आगमन हम आपको बताए थे कि महात्मा गांधी का आगमन जो है कब हुआ था, 1915 में। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा कोई भी काम किया गया या आंदोलन किया गया तो 1915 के बाद। तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी का आगमन से हम लोग शुरू करेंगे और यहीं से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। महात्मा गांधी का आगमन हुआ था भारत में 1915 ईस्वी में। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो जब महात्मा गांधी का आगमन 1915 ईस्वी में भारत में हुआ तो भारत में होते ही यानी कि महात्मा गांधी के आगमन होते ही सबसे पहले महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन कहां से आएगा, पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बाबू 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वयोमेश चंद्र बनर्जी। वयोमेश चंद्र बनर्जी, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले 1915 के बाद महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो आंदोलन था आपका चंपारण सत्याग्रह। ये भी लिख लेंगे, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो आप आंसर में लिखेंगे 1917। अगला ऑब्जेक्टिव पॉइंट देखिएगा। अगला, जब चंपारण सत्याग्रह का आयोजन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था तो इसके बाद जो है एक कानून को पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उस कानून का नाम हम लोग दिए थे बाबू पिछले क्लास में, रॉलेक्ट एक्ट कानून। रॉलेक्ट एक्ट कानून पूछ देगा कि रॉलेक्ट एक्ट कानून जो है कब और किसके द्वारा पारित किया गया था। तो देखिए, रॉलेक्ट एक्ट कानून जो है अंग्रेजों के द्वारा बाबू 1919 ईस्वी में क्या किया गया था, पारित किया गया था। इसको भी आप लिख लेंगे। अब देखिए, जब रॉलेक्ट एक्ट कानून को 1919 ईस्वी में पारित की गई थी तो इसके तुरंत बाद जो है ना, ये 1917 के बाद अंग्रेजों ने दो घटना का अंजाम दिया था। एक तो रॉलेक्ट एक्ट कानून पारित कर दिया था और दूसरा जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो देखिए, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये आप लिख लेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसको आप लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला, देखिए तो अगला अगर हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी माना गया था किसको? जनरल डायर को। यह भी लिख लीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी जनरल डायर को माना गया था। जनरल डायर को माना गया था, ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे लिखिएगा। अगला बताइए, असहयोग आंदोलन 1920 की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन कब और असहयोग आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? इसका आंसर आपका हो जाएगा बाबू 1920 तुर्की। 1920 तुर्की, 1920 तुर्की। यानी कि असहयोग आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 तुर्की। आगे देखिए, आगे हम लोग चलेंगे। असहयोग आंदोलन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन से अभी दो क्वेश्चन। देखिए असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। देखिए असहयोग आंदोलन में हम क्या लिख दे, असहयोग आंदोलन कब और किस देश। देखिए असहयोग आंदोलन यहाँ पे आप कर लीजिएगा बाबू, असहयोग के जगह पे खिलाफत, मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए खिलाफत कर लीजिए। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में, है ना, समर्थन में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुर्की 1920। तुर्की 1920। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे असहयोग आंदोलन पर। असहयोग आंदोलन पे चलेंगे। देखिए यहां पे लिखिएगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन से। लिख लीजिएगा कलकत्ता अधिवेशन। देखिए कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछा नहीं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बाबू, है ना, आपका सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया गया था? पारित किया गया था। यह कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब असहयोग आंदोलन से हम आपको दो टॉपिक और बता देते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान एक चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हुआ था, हम आपको बताए थे, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड। चौड़ा चौड़ी हत्याकांड ये राज्य की बात करेगा तो चौड़ा चौड़ी हत्याकांड जो है आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, यह भी लिख लीजिएगा। चौड़ा चौड़ी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखिए,
चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बाद जो है 5 फरवरी 1922 के बाद, यानी कि कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में, इस हत्याकांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को पुनः क्या ले लिए थे, वापस ले लिए थे। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन वापस असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया। तो असहयोग आंदोलन वापस की अगर बात करेंगे बाबू, तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया था, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। चलिए इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे पूर्ण स्वराज की अगर हम लोग बात करेंगे स्वराज दल की, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। स्वराज दल, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। स्वराज दल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है बाबू, स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। और इसका संस्थापक जो थे वो आपका थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। पूछा जा सकता है कि स्वराज दल के संस्थापक कौन थे, तो चित्तरंजन दास। और स्वराज दल की स्थापना की बात करेंगे तो 1923 ईस्वी में। और इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी बाबू, वो आपका हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसकी प्रथम बैठक इलाहाबाद में हुआ था। तो इसको आप देख लेंगे। फिर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, यानी कि स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना की बात करेंगे तो 1923 लिख लीजिए। इसका संस्थापक थे चित्तरंजन दास। और इसकी प्रथम बैठक हुई थी इलाहाबाद में। दूसरा लिखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सॉरी सरदार यहां हटा दीजिए चूंकि ये लास्ट में जुटेगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, किस किसान आंदोलन में दी गई थी। तो देखिए अगर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि की हम लोग बात करेंगे बाबू, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था बारदोली आंदोलन। ये नोट कर लीजिएगा, बारदोली आंदोलन में दिया गया था। और ये बारदोली आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ था। ये बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। ये आप लिख लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि लिख लिए, किस किसान आंदोलन में दिया गया था? तो बारदोली आंदोलन और बारदोली आंदोलन हुआ कब था? 1928 ईस्वी में। आगे देखिएगा, तो बारदोली आंदोलन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आपका एक और है रंपा विद्रोह, है ना। रंपा विद्रोह की बात करेंगे, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो आप लिख लेंगे 1916। रंपा विद्रोह की बात करेंगे तो 1916। और ये हुआ था कहां बाबू? केरल में। इसको आप लिख सकते हैं केरल। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन